हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका मित्र अजमल खान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल GSGK बाई AK में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, किसी कारणवश मुझे दिल्ली आना पड़ा तत्काल में, और अभी मैं दिल्ली में ही हूं। मुझे अभी लगभग 2 से 3 दिन यहां पर लग सकते हैं, और यहीं से मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं आपसे बात कर रहा था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है कि मैं जिसे बोर्ड पर कुछ चीज़ नोट कर पाऊँ या लिख सकूँ, तो मैं बैठकर आपके सामने इत्मीनान से आपसे बात कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल ताज़ा खबरें हैं। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और नोट करते रहें आप, जिससे मैं जिन मुद्दों पर आपसे बात कर रहा हूं आप उसको नोट कर पाएं। ठीक है ना? चलिए, पहला प्रश्न आप नोट करिएगा। देखिए, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। तो 30 मई को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की कि कोविड-19 की वजह से या कोविड-19 महामारी के समय जिन पत्रकारों की मौत हुई है उनके परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की कि हम उन पत्रकार के परिवारजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे जिन्होंने कोविड-19 में अपनी जान गंवाई है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पहला प्रश्न समझ गए होंगे। हालांकि एक बार मैं फिर से आपसे चर्चा कर लेना चाहता हूँ। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की कि ऐसे पत्रकार के परिवारजनों को जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। लखनऊ में अटल भोजनालय की शुरुआत की गई है। अटल भोजनालय की शुरुआत कहाँ की गई है? लखनऊ में। अटल भोजनालय की शुरुआत कहाँ हुई है? लखनऊ में। और इस अटल भोजनालय की शुरुआत ब्रिजेश पाठक जी ने की है। किसने किया है? ब्रिजेश पाठक। और ब्रिजेश पाठक कौन है? ये उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री हैं। ओके, तो लखनऊ भोजनालय की शुरुआत कहाँ पर की गई है? माफ़ी चाहते हैं, अटल भोजनालय की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो अटल भोजनालय की शुरुआत लखनऊ में की गई। किसके द्वारा? ब्रिजेश पाठक के द्वारा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय यादव जी को। किसे बनाया गया? संजय यादव जी। आपसे अगर पूछता है कि प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? संजय यादव। या अगर आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बताएंगे संजय यादव। और देखिए, इनका जो क्रम है ये 48वां क्रम है। ठीक ना? इससे पहले इन्होंने गोविंद माथुर का स्थान लिया है। जस्टिस गोविंद माथुर ये 47वें नंबर पर थे, और संजय यादव 48वें नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो बेहतर क्रियान्वयन है, सबसे बेहतर क्रियान्वयन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है।
किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आप जानते हैं केंद्र सरकार की योजना है और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सरकार को इसको सबसे बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे बेहतर ढंग से लागू करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश को। अब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको पता होगा कि साल भर में किसानों को 6,000 रुपये देने की व्यवस्था है इस योजना के तहत। इसमें बताया गया है कि आपको 2,000 करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये आपको दिए जाते हैं, यानी कि प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये आपको प्रदान किए जाते हैं जो किसान हैं। ओके, उन किसानों को 4 महीने के अंतराल पर हर 4 महीने, क्योंकि देखिए साल भर में 12 महीने होते हैं तो 4 महीने के 3 आप कह सकते हैं क्वार्टर होते हैं, तो तीनों में 2,000 रुपये यानी कि 2×3 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सबसे बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय सम्मान से यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश को। ओके, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, कानपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में 100 करोड़ रुपए से क्या किया है? एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, आप इसको देखे होंगे और आपसे ये बात छिपी नहीं है। तो प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ये काम किया कि कानपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की। तो आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर 100 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया है? तो आपका जवाब होना चाहिए कानपुर में। ओके, तो मैं इतने इत्मीनान से बात कर रहा हूं, मेरी उम्मीद है, मैं समझ रहा हूं कि आप इन तमाम बातों को आराम से नोट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप इसको नोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक अगला सवाल है आसरा मुहिम। आसरा मुहिम हेडिंग डालेंगे, आसरा मुहिम। ओके, ये आसरा मुहिम की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस ने आसरा मुहिम की शुरुआत की है। किस लिए? कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए। ठीक भैया, अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 में या कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आसरा मुहिम की शुरुआत की है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आसरा मुहिम की शुरुआत की है। किसके लिए? आसरा अभियान चलाया है। किसके लिए? कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने परिवार को खो दिया है, यानी कोविड-19 की वजह से, यानी कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिया है, उन बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आसरा मुहिम की शुरुआत की है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए राशन कार्ड बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? राशन कार्ड। दिव्यांग जन यानी कि जिनको विकलांग कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने कहा था कि हमें विकलांग शब्द से बचना चाहिए। तो दिव्यांग जनों को राशन कार्ड बनाया जा रहा है। किस योजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए यानी कि दिव्यांगों के लिए राशन कार्ड किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। साथियों, आप जानते हैं राशन कार्ड वगैरह बनाने में कितने बड़े स्तर पर धांधलेबाजी होती है। आप अपने गांव में देखिए, जो सबसे गरीब आदमी होगा, जो राशन जिसके पास गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना चाहिए, बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसके पास क्या होता है? एपीएल का कार्ड होता है, मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले। अब कुछ लोगों के पास तो लाल गुलाबी कार्ड होता है, उस पर लिखा होता है अंत्योदय, अंत्योदय कार्ड, मतलब जिनका अंत हो गया है, उदय हो रहा है, उनके पास अंत्योदय कार्ड होता है ना।
तो जो प्रधान के चट्टे बट्टे होते हैं उनके आगे पीछे घूमने वाले, ऐसे लोगों के ये सब चीज़ें जल्दी से आसानी से बन जाती हैं। और बहुत सारे लोग प्रधान को इसीलिए जिताते कहते कि हमारे पार्टी के हमार प्रधान जीता बा, अब अपने हिसाब से हम राशन कार्ड बनवाओ, अपने घरे सोलर लाइट बनवाओ और इज्जत घर बनवाओ। इज्जत घर बनाओ में जितनी बेइज्जती हो सके उतनी बेइज्जती कराए दे, भाई सोच मेल ही दे, इज्जत घर नीचे गिर जाए। तो सरकार की मुहिम थी ना कि उनको पैसा दिया जाए 12,000 इज्जत घर बनाने के लिए, अब कुछ लोग और उसमें पैसा लगा के बेहतर इज्जत घर बनाए। लेकिन सरकार 12,000 देगी, उसी में से लोग बचाने चक्कर रहते हैं, तो कहाँ से मजबूती हो पाएगी। अब भूकंप रोधी बना देंगे, ठीक, अगर कोई बंद कर लिया अंदर से खुलेगा ही नहीं, उसी में सांस होने लगेगी उसकी। हद तो तब हो गई, आप यकीन मानिए मैंने कई जगहों पर देखा जो इज्जत घर बनाए गए हैं, पता है उस इज्जत घर में क्या था, कंडी रखा हुआ था जिसको आप उपली बोलते हैं, पैरा कोनो भरे रहें कि वो में जो उन दुकान खोल ले रहे उनमें है वो बेचत रहें, लटकाए रहें, का नाम है शैम्पू लटकाए थे, कुछ लोग उसमें पान गुटखा लटका के बेच रहे थे इज्जत घर में, सोचिए। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग पान गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब इन सब का सेवन करते हो वो तत्काल प्रभाव से इनका सेवन छोड़ दें, और अगर उनके घर में कोई इसका सेवन करता है तो उनके घर अपने घर वालों को भी वो लोग क्या करें, इस मुहिम में जोड़ें, नशा मुक्ति अभियान चलाएं, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। अगर नशा करना है तो कामयाबी का नशा करें, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक भैया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ क्योंकि इन वजहों से बहुत लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है, बहुत लोगों ने बहुत कम उम्र में, बहुत लोग इन सब का बहुत ज़्यादा सेवन करके दुनिया छोड़कर चले गए। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होता है, आपके अंदर इंडिविजुअल टैलेंट भी ज़रूरी है, और जो पढ़ाई लिखे होने का मतलब होता है अच्छे बुरे में फ़र्क कर पाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आपको मालूम है कि यूनेस्को ने अभी हाल ही में भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल कर लिया है। लेकिन अभी संभावित सूची है, उन संभावित सूची में एक स्थान उत्तर प्रदेश से है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची की संभावित 6 नामों में उत्तर प्रदेश के किस स्थान को उसमें शामिल किया है। तो आपका जवाब होगा गंगा घाट। कौन सा स्थान है? गंगा घाट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, यहाँ पर व्हाइट फंगस, मतलब उत्तर प्रदेश में व्हाइट फंगस का पहला मामला कहाँ पर आया? मऊ में आया। कहाँ पर आया? मऊ में। उत्तर प्रदेश में आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो व्हाइट फंगस है, व्हाइट फंगस, येलो फंगस आया है ना, ब्लैक फंगस, तो आप कह सकते हैं कि व्हाइट फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आया? मऊ में। व्हाइट फंगस आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में व्हाइट फंगस का पहला मामला कहाँ पर आया? मऊ में आया। ओके, मतलब मऊ में ये चीज़ सामने आई है। आगे देखेंगे, देखिएगा, कोविड टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान किस जिले का है? लखनऊ का। ध्यान दीजिएगा, कोविड का जो टीका है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में लगाया गया, मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोविड का टीका सबसे ज़्यादा लगाया गया है? तो लखनऊ में। कहाँ लगाया गया? लखनऊ में। ओके, कोविड का टीका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस जिले में लगाया गया है? तो आपका जवाब होगा लखनऊ में। ओके, कोई डाउट? आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार, पता है, ये कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की घोषणा की है। पीडियाट्रिक लिख लीजिएगा, पीडियाट्रिक, 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 पीडियाट्रिक। ओके, लिख पाए? पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की घोषणा की। आपसे पूछा जा सकता है
कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य के हर जिले में पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की घोषणा की है? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। पीडियाट्रिक आईसीयू क्या होता है? बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगरा का वह कौन सा स्थान है जिसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने ली है? आगरा का वह कौन सा स्थान है जिसको बेहतर करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ली है? वो कौन सा स्थान है? तो रामबाग। कौन सा स्थान है? रामबाग। बाबर ने बनवाया था रामबाग को। ओके, कोई दिक्कत? आगरा में वह कौन सा स्थान है जिसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ली है? तो आप बताएंगे आगरा का रामबाग। मतलब आप लिखेंगे रामबाग आगे डैश, संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसने ली है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और रामबाग को किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या किया है कि गांव में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं। गांव में आपसे पूछा जा सकता है कि किस उच्च न्यायालय ने गांव में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने की बात की है? गांव में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने की बात की है। किस उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि आप गांव में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलें? तो प्रयागराज उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, जो भी आएगा आप वहां पर जाएंगे। ओके, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उच्च न्यायालय का मानना है कि प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए? कोविड शिकायत प्रकोष्ठ होना चाहिए, जहां पर गांव का कोई भी व्यक्ति जाकर कोविड से संबंधित शिकायतों को दर्ज करा सके, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बता सके। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया पता है? पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा की है। पुलिस लाइन में आप लिखेंगे पुलिस लाइन डैश कोविड अस्पताल डैश उत्तर प्रदेश। शॉर्ट में एकदम लिखिए कि पुलिस लाइन में कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा किसने की? उत्तर प्रदेश ने। देखो उत्तर प्रदेश सरकार, आप देखो जहां पुलिस लाइन होगा, अपने सुल्तानपुर में देखो पुलिस लाइन है कि नहीं? पुलिस लाइन जाके आप देखिए कितनी जगह वहां पर होती है, काफ़ी जगह होती है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कहा कि जहां पर जगह है, पुलिस लाइन में जगह है, वहां पर हम कोविड अस्पताल बना देंगे अस्थायी रूप से, और जब सब ठीक हो जाएंगे तो अपन टेंट फेंट उखाड़ फेंक देंगे। ठीक, आगे देखिएगा, टीकाकरण के दौरान केंद्रों पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए ड्राइव इन टीकाकरण की शुरुआत। ड्राइव इन हेडिंग डालेंगे आप, ड्राइव इन टीकाकरण हेडिंग डालेंगे, ड्राइव इन टीकाकरण। अब देखिए, ड्राइव इन टीकाकरण की शुरुआत कहाँ पर की गई है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर की गई? गौतम बुद्ध नगर में। ड्राइव इन टीकाकरण, ड्राइव इन टीकाकरण, ड्राइव इन टीकाकरण डैश करके लिखेंगे गौतम बुद्ध नगर। और ड्राइव इन है क्या? केंद्रों पर भीड़ से छुटकारा पाने के लिए। जैसे जहाँ पर ये वैक्सीन लग रही है, टीका लग रहा है, वहाँ पर लोग लड़ाई कर लेते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, जिससे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तमाम लोगों को कोरोना दे सकता है। इसलिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर ने क्या किया कि हम ड्राइव इन टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। ड्राइव इन का मतलब गाड़ी में ही, जैसे कोई व्हीकल लेके आया टीका लगवाने, तो उसको उसी में रहने दिया जाएगा, उसी में बता दें, ए भैया वहीं बैठा रहा, बैठा बैठा बैठा, काहे बाहर निकल क्या होता, बैठ जाओ वहीं, बैठा रहा, बैठा बैठा, लाओ हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ ले आए, बस तुरंत वहीं पे क्या किया उन्होंने? टीकाकरण कर दिया, वहीं पर उनको क्या किया? वैक्सीन लगा दी। तो ड्राइव इन टीकाकरण की शुरुआत किसने किया? गौतम बुद्ध नगर ने। ध्यान दीजिएगा, ड्राइव इन टीकाकरण की शुरुआत किसने की? गौतम बुद्ध नगर ने। क्योंकि कि टीका केंद्रों पर जो भीड़ उमड़ती है उससे छुटकारा पाने के लिए। पहली बात, ओके, समझ गए आप? ड्राइव इन टीकाकरण की शुरुआत किसने की? गौतम बुद्ध नगर ने। किसने की? गौतम बुद्ध नगर। ड्राइव इन क्या है कि जो टीका लगवाने लोग आते हैं, केंद्रों पर भीड़ लगाते हैं, उस भीड़ से बचने के लिए उनको गाड़ी जो गाड़ी लेके आए हैं, कार लेके आए हैं, फॉर्च्यूनर लेके आए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल लेके आए हैं, उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। रुका रहा है भैया, बैठा रहा, उतरा दिन वहीं पर लावातों का वहीं लगा दी टीका, वहीं लगा देना अपन जब भगाएं। तो ड्राइव इन आपने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए
कितने अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया? ध्यान दीजिएगा, 16 अंकों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कितने नंबर का यूनिक कोड जारी किया है? तो आप बताएंगे 16 नंबर का। कितने नंबर का? 16 नंबर का यूनिक कोड जारी किया है। गांव में देखिए ज़मीन को लेकर कितनी लड़ाई होती है। कुछ लोग मेड़ काटते रहते हैं, देखिए कुदाल लेके जुटो रहा मेड़ वही काट रहे हैं, दिन भर रतिया भर मेड़ कटी हैं। ऐसा लगा था पूरे उनके फसल का चौगुना उत्पादन उसी मेड़ में ही होता है। मेड़ कटवा गाँव में उनका बोलते हैं लोग। तो लाठी डंडा लेके लोग लड़ाई कर लेते हैं, सर फुटबॉल की नौबत आ जाती, मारे तो मुँह फाट जाता, बड़ा राय से मुँह बने बेहोश हो जाता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, मेड़ काटने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ बचने के लिए, लेकिन ज़मीन की जो धोखाधड़ी होती है उसमें जो है सरकार ने 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी कर दिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कितने जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कितने राज्यों में इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी? तो 7 राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीन लगाई गई 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को, उसके पहले चरण की शुरुआत कितने राज्यों, माफी चाहते, कितने जिलों में की गई? तो 7 जिलों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सॉफ्टवेयर श्रावस्ती ने बनाया है, परिपक्व। ध्यान दीजिएगा, परिपक्व सॉफ्टवेयर किसने बनवाया है? श्रावस्ती जिले ने। मतलब श्रावस्ती में बाल विवाह रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। क्या नाम है उसका? परिपक्व। आप हेडिंग डालेंगे परिपक्व सॉफ्टवेयर, उसका आगे डैश करके लिखेंगे श्रावस्ती में बाल विवाह को रोकने के लिए। श्रावस्ती में बाल विवाह को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है? तो परिपक्व। ध्यान दीजिएगा, परिपक्व सॉफ्टवेयर से श्रावस्ती जिले में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काम किया जा रहा है। या आपसे पूछा जा सकता है कभी हाल ही में किस जिले में परिपक्व सॉफ्टवेयर से बाल विवाह पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है? तो आपका जवाब क्या होगा? श्रावस्ती। यह पूछा जा सकता है कि श्रावस्ती में किस ऐप के माध्यम से, माफी चाहते हैं, किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाने की, बाल विवाह पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? परिपक्व। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति आशीष चौहान है। आशीष चौहान है। कौन है? आशीष चौहान। इलाहाबाद या प्रयागराज विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन है? आशीष चौहान। आशीष चौहान, क्या नाम है? आशीष चौहान। देखिए सांख्यिकी और डाटा विज्ञान, सांख्यिकी और डाटा विज्ञान, सांख्यिकी और डाटा विज्ञान दोनों की एक साथ पढ़ाई कराने वाला, सांख्यिकी डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला संस्थान, सांख्यिकी और डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला संस्थान कौन है? IIT कानपुर। IIT कानपुर सांख्यिकी और डाटा विज्ञान दोनों की एक साथ पढ़ाई कराने वाला देश का पहला संस्थान कौन है? IIT कानपुर। ओके, IIT कानपुर। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर बेचू के एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने क्या किया? देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसने बनाया है? उनका नाम है गौरव सिंह। क्या नाम है? गौरव सिंह। मतलब बीएचयू के एक विद्यार्थी हैं गौरव सिंह, उन्होंने क्या किया? आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर, आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर क्या किया है? देसी ऑक्सीजन सॉरी माफी चाहते हैं, देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने बना दिया है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन की कमी को या फिल्ट्रेशन को दूर किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे आप अनिल कुमार मिश्र। अनिल कुमार मिश्र, इनका नाम क्यों सुर्खियों में है? देखिए DRDO की एक एंटी कोरोना दवा है, 2DG, कोरोना की एक दवा है 2DG। DRDO ने एक दवा बनाई है
कोरोना के लिए। क्या नाम उसका? 2DG। इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जा रहा है? अनिल कुमार मिश्रा को। किसे दिया जा रहा है? अनिल कुमार मिश्रा को। अनिल कुमार मिश्रा को। ओके, अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत, आवास प्लस योजना के तहत ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? ध्यान दीजिएगा, आवास प्लस योजना के तहत आवास प्लस योजना के तहत 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है, 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार 25.54 लाख 25.54 लाख परिवारों को क्या देगी? मकान देने का काम करेगी। घोषणा की उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने ग्रामीणों को मकान मिलेगा? तो 25.54 लाख, 25.54 लाख ग्रामीणों को क्या मिलेगा? मकान मिलेगा। मैंने कितनी बार बताया कि केंद्र सरकार की भी योजना है कि हर गरीब, हर गुरबा के छत से, की खोपड़ी से झोपड़ी का साया हटाया जाए, उसकी खोपड़ी से झोपड़ी का साया हटाया जाए, और हर इंसान के सर पर छत होनी चाहिए जिससे वो भी ससम्मान अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो 2022 तक केंद्र सरकार का सपना है कि हर परिवार को, हर किसान को, हर व्यक्ति के क्या हो? कॉलोनी मिल जाए, उसको मकान मिल जाए। तो यहाँ पर आपने देखा, तो 8-10 प्रश्नों पर हमने शायद आपसे 10-12-15 प्रश्नों पर मैंने आपसे चर्चा की, और ये मेरा पहला प्रायोगिक वीडियो है। अगर आप इसका समर्थन करेंगे, आप हमारी बात समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।